ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के टैक्स के पैसे से भले ही इस समय कोरोना महामारी का काल चल रहा हो, लेकिन शुरू से लेकर अभी तक जिस व्यक्ति के टैक्स के दिए हुए पैसे से सरकारें तमाम घोषणाएं करती हैं, तमाम योजनाएं बनाती हैं, मजदूरों की, श्रमिकों की, गरीबों की, बेसहारा लोगों की मदद करती हैं, आज उस व्यक्ति के पास क्या है ये किसी को नहीं पता। क्या उसके पास नौकरी है या नहीं है इसके बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है। क्या उसकी सैलरी कटी है या उसे पूरी मिली है इसके बारे में भी कोई सरकार अभी तक बात नहीं कर रही। बात करते हैं हमने पीएफ में हमने ये कर दिया, हमने यहां पर वो कर दिया, लेकिन वो पैसा उसको मिलेगा कब? क्या उसको वो पैसा तब मिलेगा जब वो अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ जाएगा? क्योंकि उसका घर चलता है तो सिर्फ नौकरी से मिली हुई तनख्वाह से, और जब उसके पास नौकरी ही नहीं है या उसके पास तनख्वाह कम आई है तो हर उस व्यक्ति के ऊपर सरकारों के अकाउंट में पैसे डालने की इतनी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को वो अलग अलग तरीकों से निभाता है। जैसे बैंकों की ईएमआई, कोई वो हाउसिंग लोन लेता है, वो गाड़ी का लोन लेता है, वो बच्चों के शिक्षा का वो लोन लेता है, बेटी की शादी का वो लोन लेता है, अपनी सेहत के लिए वो लोन लेता है, मेडिकल करवाता है, और इन सभी पैसों को वो देता है। ये सभी पैसे जाते हैं किसी न किसी रूप में सरकारों के पास में। लेकिन आज वो व्यक्ति निराश है, हताश है, और उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही आस है कि मेरी भी पुकार सुनो, मजदूरों की सुनी, गरीबों की सुनी, अच्छी बात है, सुननी चाहिए, लेकिन मेरी भी सुनो, क्योंकि उसके पास भी जब तक पैसा था उसने भी इन गरीब बेसहारा प्रवासी श्रमिकों की उसने भी मदद करी है, लेकिन उसकी मदद कौन करे यही सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, तमाम बातें की जाती हैं सरकारों के द्वारा, हर समय की जाती हैं, लेकिन सोचा नहीं जाता। और यहां पर बात हम किसी पार्टी की नहीं कर रहे, ना हम केंद्र सरकार की कर रहे, ना हम राज्य सरकार की कर रहे, क्योंकि अलग अलग पार्टियों की सरकार है। किसी के बारे में बोलेंगे तो दूसरे को लगेगा हम उस पार्टी की तरफ से बोल रहे। लेकिन सवाल यह है, आपने गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी, हमने ली, आपने कहा सब्सिडी छोड़ दो, हमने छोड़ दी। आपने टैक्स लगाया, वो टैक्स हमने भरा, एक बार भी नहीं पूछा कि इतना टैक्स क्यों लगा रहे हो। हम रोड पर चलते हैं, हम अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उस रोड का पैसा हम देते हैं, टोल टैक्स पर क्या व्यवस्था है क्या नहीं है हम उसके बारे में भी सवाल नहीं करते। जिंदगी चल रही है, बढ़िया चल रही थी, लेकिन आ गया कोरोना। कोरोना के कारण उस अच्छी खासी चलती जिंदगी पे, जो कि जैसे तैसे चल रही थी, हर चीज से समझौता करते हुए चल रही थी, उस पर भी अब लग गया ब्रेक। ऐसे में ये आम आदमी जाए तो जाए कहां? चंद्रसेन जी। बिल्कुल उमंग, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप चर्चा सुन रहा था, उसमें रटा रटाया जवाब देते हैं। सरकार के प्रवक्ता होंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो कहेंगे साहब हमने राशन कार्ड बनवा दिया है जो पूरे देश में एक साथ चलेगा। वो बात करेंगे कि हमने सबके खातों में पैसे पहुंचा दिए हैं। वो बात करेंगे कि प्रवासी मजदूर इतने आ गए हैं, उनकी सुविधाएं हमने इतनी दे दी। वो किसानों की बात करेंगे, वो खुंचा लगाने वालों की बात करेंगे। लेकिन जब बात आती है मध्यम वर्गीय परिवार की तो उससे चुप्पी साध लेते हैं। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था, उनकी सुई अटक जाती है। वो सिर्फ प्रवासी मजदूरों की बात करना शुरू कर देते हैं, और वो उसके बाद में जब कोई सरकार पर आरोप लगाना हो तो वो भगोड़ों की बात करते, विजय माल्या की बात करते, नीरव मोदी की बात करते, और इस तरह के तमाम आरोप तो सरकार पे लगाना शुरू कर देते हैं। और अगर जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे से भागने की वो कोशिश करते हैं। ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। और जब उनके पास जवाब नहीं होता चंद्रसेन जी, तो वो फोन काट के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जवाब किसी बात का नहीं है। ये हाशिए पे हैं उत्तर प्रदेश में, और इनकी जो तुरुप का इक्का है प्रियंका गांधी, उनकी राजनीतिक जो फील्ड है, जो मैदान है, उनको उत्तर प्रदेश में खेलना है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने करियर को बनाए रखने के लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश पर फोकस किया। और सबसे बड़ा जो उनको उस समय खेलने के लिए जो मुद्दा मिला, जो गिद्ध राजनीति इन्होंने करी, कि वो इंतजार कर रहे थे कि जब प्रवासी मजदूर आएंगे और उनपे इस तरीके से वो खेलेंगे, राजनीतिक रोटी सीखेंगे। वो पूरे देश ने देखा, और जैसे ही वो बसें वापस गई और मजदूर सड़क से गायब हो गए। बड़े अचरज वाली बात है। बड़ा शानदार तरीके से गेम प्लान करते हैं, मजदूरों के बीच में बैठ जाएंगे,
लोगों के बीच में बैठ जाएंगे, बढ़िया एडिटेड वीडियो चलाना शुरू कर देंगे, फोटो खींचना शुरू कर देंगे और अपील करेंगे कि सोशल मीडिया पे सब लोग लाइव हो जाए। क्या इससे मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ राहत मिलेगी? मध्यम वर्गीय परिवार वो होता है उमंग जो सबसे ज्यादा लोन लेता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने घर की किस्तें होती हैं, उसकी कार की किस्त होती है, उसको इतने लोगों से दबा होता है और वो नौकरी पेशा लोग हैं। आपने कह दिया, एक अनाउंसमेंट कर दिया कि साहब आप जो है सीधे सीधे आप नौकरी में पैसा नहीं काटेंगे। आपने उन उद्योगपतियों के लिए क्या किया जो छोटे उद्योगपति हैं, जिनके पास में 10, 20, 50 लोग काम करते हैं? आप इनको समय पे तनख्वाह देंगे। वो उद्योगपति उमंग कहाँ से तनख्वाह दे पाएगा? उसके अपने खर्चे हैं। आपने क्या किया? क्या आपने कॉमर्शियल बिजली का बिल उनका माफ किया? आपने बिल्कुल माफ नहीं किया। क्या उनकी घोषणा जरूर हुई, आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि किस्तें नहीं चलेंगी। किसके किस्तें रुकी हुई है उमंग? आप बताइए। बिल्कुल चंद्रसेन जी, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आरबीआई के गवर्नर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, तमाम अलग अलग राज्य के सरकारों के मंत्री आते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, मिली जुली सरकार हो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। सब लोग आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने 3 महीने की मियाद और बढ़ा दी। लेकिन आपने तो बढ़ा दी, आपने तो घोषणा कर दी, लेकिन उन फाइनेंस कंपनियों को क्या आपने बोला कि भाई हमने, यानी कि हम सरकार है, हमने आपको आदेश दिया है 3 महीने की मियाद बढ़ाई जाए? क्या उन फाइनेंस कंपनियों को इस अधिकार से बोला? क्या उस अधिकार से बोला जिसकी जो अधिकार आज आपके पास में है और वो अधिकार आपको उस आम आदमी ने दिया है? क्या उस आम आदमी के लिए आपने अधिकार पूर्वक बोला कि हमने 3 महीने की मियाद बढ़ाई है, आप इनका ब्याज और इनकी ईएमआई के लिए इनको परेशान नहीं करेंगे? किसी ने नहीं बोला। और आज हो क्या रहा है? फाइनेंस कंपनियां फोन कर करके परेशान कर रही हैं लोगों को कि आप भरिए, आप ईएमआई भरिए, नहीं भरेंगे आपका ब्याज हम इतना बढ़ा देंगे, उतना बढ़ा देंगे। ब्याज की किसी ने बात नहीं करी। बिजली के बिल की बात कर ले चंद्रसेन जी, फिर वही राजनीति आ ही जाती है हर चर्चा में, हर डिबेट में। चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आती है। उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष बोलता है बिजली के बिल माफ करें, 3 महीने के माफ करें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि और राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं। राजस्थान में उनकी सरकार है, महाराष्ट्र में वो मिलीजुली सरकार है। और महाराष्ट्र सरकार की तो चंद्रसेन जी क्या बात करें, महाराष्ट्र सरकार को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म की बात है कि एक अभिनेता अपने खर्चे पर अभी तक 2 से 3 हजार मजदूरों को उनके घर सुरक्षित खाने पीने के साथ बिना राजनीति करे भेज चुका है। महाराष्ट्र सरकार को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ राजनीति से उन्हें फुर्सत मिले तब तो वो आगे की बात करे। चंद्रसेन जी बिल्कुल उमंग, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि इनका काम और सिर्फ काम है कि जनता को आकर्षित करना, आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए अपना वोट बैंक खड़ा करना। इसके अलावा कोई दूसरी तरह का इनके पास विकल्प नहीं है। एक आम आदमी की बात करें, बिजली के बिल की आपने बात करी, उसके बाद एक जो सबसे ज्यादा जो मुसीबत सामने आ रही है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, बच्चों की स्कूलों की फीस। सबने ये कहा कि कुछ समय के लिए फीस पे दबाव नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है बेसिकली नौकरी करता है, उसकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तनख्वाहें आधी कट के मिल रही हैं। तो ऐसे समय में ये स्कूलों को ये निवेदन किया गया और कई राज्यों में डीएम ने लिखा कि साहब आप फीस नहीं ले सकते। कौन सा स्कूल ऐसा है आप मुझे बताइए जो फीस नहीं ले रहा है, जिसके पास मैसेजेस नहीं आ रहा है, अभिभावकों के पास दबाव नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा फीस के अलावा जो ट्रांसपोर्ट होता था, जिससे बच्चे वैन से स्कूल जाते थे, उनका भी पैसा लिया गया है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, पुख्ता सबूत के साथ कह सकता हूँ कि ट्रांसपोर्ट का भी पैसा लिया गया। बैंकों में ईएमआई जा रही है, बिजली का बिल जा रहा है, बच्चों की तनख्वाहें जा रही हैं, राशन पानी। आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो कैसे जीवन यापन करेगा? क्योंकि ये वर्ग है जो सपने देखता है अपर क्लास में जाने के लिए, अपने बच्चों को महंगी से महंगी शिक्षा देना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे स्टेटस बनाना चाहता है कि उसको बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल की तरह वो अच्छा घर चाहिए होगा। उन सब चीजों पे लोन है, पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई काटने। बिल्कुल चंद्रसेन जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की, भले ही उसकी भी क्लासेस बांटी हुई हैं, एक मध्यम वर्गीय, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, लेकिन है तो वो मिडिल क्लास। कहीं ना कहीं इस मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोच रहा। जैसा कि आपने भी बताया कि तमाम प्रकार के लोनों की ईएमआई में वो जिंदगी भर दबता है, इसी सपने के साथ कि वो भी कभी अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में आएगा। खैर,
हमारे साथ में शेखर आनंद त्रिवेदी, हमारे विशेष संवाददाता, और मनीष श्रीवास्तव, प्रमुख संवाददाता, जुड़ चुके हैं। शेखर जी, पहले आपके पास आऊंगा। मध्यम वर्ग की यहाँ पर बात हो रही है। हर सरकार, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मिली जुली हो, कोई सी भी हो, बसपा, सपा, तृणमूल, महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार हो या कोई भी दल की सरकार हो, हर व्यक्ति ने अगर बात करी है अभी तक तो प्रवासी, मजदूर, गरीब, बेसहारा, छोटे दुकानदार, एमएसएमई का लोन बांट दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। लेकिन वो ये भूल गए जहां से ये पैसा आ रहा है और जिसकी जेब से ये पैसा आ रहा है, कम से कम उसके बारे में एक घोषणा तो कर दो। शेखर जी, देखिए, विपक्ष अपनी तरफ से घोषणा तो करेगा नहीं। जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से ही घोषणा होगी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और इन्होंने अपनी अपनी तरह से बात रखी भी है। आरबीआई के गवर्नर सामने आए, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर सामने आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अवनीश अवस्थी के मार्फत, और साथ साथ मुख्यमंत्री भी बीच बीच में आकर के अपनी बात कहते हैं। अब इसको हमें दो हिस्सों में अलग अलग समझना होगा उमंग। एक हिस्सा है सरकार का कि वो किस तरीके से घोषणाएं कर रही है और उसका फायदा क्या मध्यम वर्ग को मिल रहा है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, जो अपोजिशन है वो ठीक है कि अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें भी हो सकती हैं, लेकिन उनकी भूमिका मध्यम वर्ग को लेकर के किस तरीके की है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं, और यही वो तबका है जिसके आधार पर किसी भी सरकार या किसी भी अपोजिशन पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर या उसकी धुरी घूमती है। तो आमतौर पर इन लोगों को 70 साल की जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके की है ये समझना पड़ेगा। जब जब कांग्रेस का शासन रहा और ये कांग्रेस को लगा कि लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर के आंदोलन हो सकता है या फिर वो उग्र हो सकते हैं, तो कांग्रेस ने आमतौर पर उन दिनों में महंगाई बढ़ाई और आम आदमी की बांह उमेटने का काम किया। राजनीतिक संकट आया तो इमरजेंसी तक लगी, ये सारा देश देख चुका है। तो बांह उमेट करके और रोटी दाल नून तेल लकड़ी जिसे कहते हैं, उस चिंता में पूरे समाज को डुबो देना या मध्यम वर्ग को ढकेल देना, ये कांग्रेस की अपनी तरह की रणनीति रही है। अब आज जब वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो उनको ये लग रहा है कि सरकार ने बांह तो मरोड़ी नहीं है। ये सरकार की बांह मरोड़ने के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है कि हम अगर मध्यम वर्ग की बात करेंगे तो मध्यम वर्ग हमें अपने आप करीब समझेगा और सरकार की बांह मरोड़ते हुए दिखेंगे तो आगे आने वाले कल में हमारी सियासत चमक सकती है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है इस समय, खासतौर से मध्यम वर्ग जिसके ऊपर लोन है, जिसके बच्चे स्कूल में फीस जिसको जमा करनी है, जिसकी दुकानें बंद रही हैं, लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर रहा है, वगैरह वगैरह, जो सबसे बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग, उसने इस बात को बड़े पुख्ता तरीके से और बड़ी जिंदादिली से लिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से उसके लिए क्या कहना चाह रही है। ये बात सच है कि मान लीजिए 50,000 रुपए का माल भरा था, उसमें बहुत सारा माल खराब हो गया, कोई सैलून चला या कोई परचून की दुकान चलाता है, उसके लिए 50,000 की पूंजी से उसने कोई छोटी सी दुकान खोली थी, वो भी मध्यम वर्ग है। तो उसने सरकार के जो पैरामीटर्स आए हैं, जो फंक्शंस आए हैं, उसमें जो लोन देने की बात कही है या अपने कारोबार को सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक चलाने की बात कही है, देखिए वो आदमी उसमें जूझ गया है। तो इसलिए उसके पास इस बात का भी बहुत ज्यादा समय नहीं है कि वो ये देखे कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया या अपोजिशन हमारे साथ क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों ही उसको ये पता है कि अगर उसने कुआं नहीं खोदा तो शाम को उसे पानी पीने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से इस समय राजनीति चल रही है, जिस समय से टारगेट हिट किया जा रहा है मध्यम वर्ग को लेकर के, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे देश की जो बैकबोन है मध्यम वर्ग के जरिए वो अपनी मजबूती को दिखा रही है, उसमें किसी तरीके की लोच नहीं है। तो ये अपनी अपनी समझ बूझ है। और ये भी बात सही है कि मध्यम वर्ग ऐसा फायदा नहीं चाहता कि स्कूलों की जैसे फीस है, या आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये जिले के जो डीएम हैं उन लोगों ने कुछ जिलों में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हर जिले में ऐसा काम हुआ हो ये मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जैसे गौतम बुद्ध नगर है, वहां पर एलवाई सुहास को जब भेजा गया, उन्होंने बात को समझा और साफ साफ आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके की 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से लखनऊ में भी जो डीएम ने आदेश दिया है, उसमें भी जो बच्चे अगले सेशन में गए हैं, अब तो नया सेशन शुरू हो गया है, तो जो पुरानी फीस थी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा KG 1 में था और उसकी फीस 2,000 रुपए थी, तो KG 2 में जाने पर भी उसे 2,000 रुपए ही देने हैं। आमतौर पर होता यह है कि KG 1 की फीस मान लीजिए 2,000 रुपए है, KG 2 की फीस 2,200 रुपए है, तो वो 200 रुपए उसके नहीं बढ़े हैं।
तो ये चीज इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर दिख रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति 2,000 रुपए कहां से लाएगा? वो 3,000 रुपए की अगर फीस है तो वो कहां से लाएगा? इसी तरीके से जो बहुत हाई एंड स्कूल हैं वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर अगर फीस बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती है, तो उसका क्या प्रभाव होगा? ये सारी चीजें देखने वाली जरूर होंगी उमंग। जी बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी बताया था कि एक लंबे समय से मध्यम वर्ग के लोगों को एक साइकिल में घुमा दिया गया है और इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे स्कूलों की आपने बात करी, स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं वो भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं। अब अगर बच्चा फीस नहीं देगा तो उन्हें टीचर्स की पेमेंट नहीं आएगी, तो फिर फंसा तो मध्यम वर्ग ही फंसा। अब फीस के लिए अगर वो पैसे जुगाड़ करेगा, वो व्यक्ति जिसकी नौकरी चली गई है या जिसकी सैलरी में कटौती की गई है, वो या तो अपने बच्चों को पढ़ा ले या अपने और दैनिक जरूरत के जो खर्चे हैं उसको संभाल ले। जाहिर सी बात है हर माँ बाप अपने उन खर्चों को कम करेगा लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएगा। तो घुमा फिरा के हर जगह से अगर पिस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग पिस रहा है। इसमें जो पॉइंट है ना उमंग, उसको समझने की जरूरत है। उसमें पॉइंट क्या है कि देखिए, जो नर्सिंग होम है या अस्पताल आप कह लीजिए या स्कूल कह लीजिए जी, होता क्या है कि इनको सरकार कई बार रियायती दरों पर जमीन देती है। बड़े बड़े कैंपस इनको अलाउट होते हैं। कई विधायक ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो अपनी सांसद निधि से, विधायक निधि से इनकी मदद करते हैं और ये कमरे वगैरह बनवाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना बिल्कुल चलाते हैं, वो उद्योगपति हैं, वो मतलब जयपुरिया हो गया, एमएससी हो गया, इनके पास खुद का बहुत पैसा है। लेकिन बहुत सारे पब्लिक स्कूल ऐसे हैं जो विधायकों से, सांसदों से निधि लेते हैं और अपने स्कूल का डेवलपमेंट करते हैं। सरकार से भी वो रियायती दरों पर जमीन हासिल करते हैं। इसी तरीके से अस्पताल भी है जी। अब सवाल इस बात का है कि अगर हमारे देश के विधायक, सांसद, पार्षद ये सब एक्टिव हो जाएं, ये एक लिस्ट बना करके सरकार को दे दें। देखिए, हर काम चीफ मिनिस्टर बैठ करके नहीं करेगा, वो लिस्ट बनाने के लिए एक एक अधिकारी से नहीं कहे। ये एक्टिवनेस जो है ना हमारे चुने हुए लोगों में भी होनी चाहिए। वो पार्षद से लेकर के, गांव के पंच प्रधान से लेकर के और ऊपर बैठा हुआ सांसद तक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, वो लिस्ट बना ले कि भाई हमने पिछले वर्षों में इन 10 स्कूलों को दिया, सरकार इन स्कूलों पे जरा अपनी रिपोर्ट देख ले। तो क्या है कि वो चेन जब बन जाएगी, वो लिस्ट जब आ जाएगी, तो डीआईओ जा करके उन स्कूलों से कह सकता है, हाँ भाई तुमने सरकार से या सांसद से या विधायक से पिछले वर्षों में इतना फायदा लिया है। अगर तुम 2 महीने की, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की फीस महीने में एक महीने में बांटते हैं या 20 लाख रुपए की बांटते हैं, आपने 2 महीने की फीस बांटी 40 लाख रुपए, आपको बच्चा फीस तो देगा ही, आज नहीं कल देगा। या मान लीजिए आपने माफ कर दी, तो उस सिचुएशन में अगर तुमने पिछले 5 साल में या 10 साल में सरकार से 1 करोड़ रुपए का फायदा लिया, स्कूल ओनर की बात मैं कर रहा हूं, 1 करोड़ रुपए का फायदा लिया है, तो आज अगर जरूरत पड़ी है तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल के टीचर्स को या जो वहां पर स्टाफ है उसको तुम अगर सैलरी दे देते हो 20, देखिए जो 20 लाख तनख्वाह बांटेगा ना, वो महीने के 1.5-2 करोड़ रुपया पैदा करेगा, तो उसके लिए 20 लाख स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से जिस स्कूल में 20 लाख रुपया फीस, 20 लाख रुपया महीने की फीस आती है, उस स्कूल में 2,000, 2,500, 3,000 रुपए ही फीस होगी। तो ये पैरामीटर है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। इसको बनाने के लिए हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे नेता, विपक्ष के नेता जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक है, ये सब अपनी अपनी लिस्ट बना करके सरकार को सौंप दें। तो तरीके से काम करना तो किसी को आता नहीं है, इसमें तो चुंगी चोरी चलती है। हर आदमी के मन में ये रहता है कि हम कितना पैसा मार रहे हैं, किस तरीके से हमने पैसा दिया, विधायक निधि से हमने दिया था, तो ऐसा ना हो कि हमें पता चल जाए। अच्छा, फिर ये भी होता है कि विधायक निधि आपने दी, उसमें 5 लाख रुपया मान लीजिए आपने दिया, तो पता लगा 2.5 लाख रुपया पीछे वाले हाथ से ले भी लिया। तो इस तरीके के जब आप कारनामे करते हैं, तो इस तरीके के संकट में समाज बहुत तेजी से नीचे जाता है, वो सारी कलैयां खुलने लगती हैं। तो अगर बेईमानी की है तो उसका नतीजा समाज भुगतेगा। अगर ईमानदारी से चीजों को दिया, मैं कह रहा हूं केवल ईमानदार खड़े हो जाए ना, तो भी कम से कम 50 से 60% चीजें हल हो जाएंगी। उमंग, ऐसा नहीं है कि 100 से 100% बेईमान है, बहुत ईमानदारी से भी लोगों ने काम किया। तो ये एक विकल्प हो सकता है कि इसी तरीके से अस्पतालों में आज मान लीजिए कोरोना वार्ड, ये वो जिस तरीके के इलाज की जरूरत है या आने वाले कल में पड़ सकती है, उसी गरीबों के इलाज के लिए उसमें जो निजी नर्सिंग होम है, जिन्होंने रियायती दरों पर जमीन हासिल की है, या सांसदों से या विधायकों से अपना पैसा, विधायक निधि लेकर के, सांसद निधि लेकर के उसमें कुछ जोड़ा गांठा है, उन लोगों को ये आगे आना चाहिए। तो इस तरीके से जब चेन बनेगी, जब समाज एक तरीके की चेन बनाएगा, तभी मध्यम वर्ग को और हर वर्ग को फायदा होगा। बिल्कुल शेखर जी, आपने सही कहा। इस तरह के प्रयासों की इस समय तो बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय
अगर ये प्रयास किए जाए, भले ही अब शुरुआत तो कीजिए, क्योंकि मध्यम वर्ग का हर व्यक्ति सिर्फ इतनी सी आशा करता है कि हमारा थोड़ा सा ध्यान रख ले, बाकी तो हम खुद स्वाभिमानी, हम अपना ध्यान हम खुद रख लेंगे। तो थोड़ा सा प्रयास तो हर सरकार को करना ही चाहिए। खैर, इस समय बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी और प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी।